Hello everyone, this is Pradeep Verma, the Commerce Guru. I welcome you all on your favorite YouTube channel. Today I'm back with part 4 of Principles of Management. Let's start today's video. जैसा हमने पिछले हर एक अपने वीडियो में पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में किया कि पहले एक पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन दे करके हम कोशिश करते हैं कि अपने प्रिंसिपल को गेस कर सकें क्या है, सो दैट कि इफेक्टिवली हमें वो याद रहे, एंड देन उसके बाद वेरियस वे ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट प्रिंसिपल। तो इसमें भी हमने बिल्कुल वैसे ही रखा है। आप देख पा रहे हैं इस पहले इमेज में एक तराजू है और जिसमें एक तरफ मेल और एक तरफ फीमेल है एंड बोथ बराबर दिख रहे हैं आपको। सो इससे आपको एक हिंट मिल रहा होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इमेज की तरफ। आप देख सकते हैं यहाँ पर दो तरह के पोजीशंस शो किए गए हैं एक ही तरह के सिनेरियो को लेकर के। यहाँ एक फुटबॉल मैच दिखाया जा रहा है और पहले असम्पशन में दिखा रहे हैं कि तीन जो स्पेक्टेटर्स हैं तीनों को इक्वल सपोर्ट दिया जा रहा है, बट उसका एंड रिजल्ट क्या देखने को मिल रहा है कि उनमें से दो को तो मैच दिख रहा है बट तीसरे को मैच नहीं दिख पा रहा जस्ट बिकॉज ऑफ द हाइट। एंड ऑन द अदर हैंड ये जो सेकंड इमेज है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि वही सपोर्ट तीन लोगों में, बट कैसे बांटा गया है। पहले वाले को कोई सपोर्ट नहीं दिया गया, सपोर्ट हटा दिया, बल्कि उसका सपोर्ट शिफ्ट करके दे दिया गया इस सबसे छोटे हाइट के स्पेक्टेटर को, सो दैट कि अब देख सकते हो तीनों लोग इजीली मैच को देखकर एंजॉय कर पा रहे हैं। और इसी के बारे में लिखा है कि दिस assumption is that everyone benefits from the same support, this is equal treatment। और ये जो हमारे प्रिंसिपल की तरफ ले जा रहा है पॉइंट, वो क्या है, everyone gets the support they need, जिसको जिस तरह के सपोर्ट चाहिए उसे वो मिलना चाहिए। और फिर तीसरा एक प्रिंसिपल और है, सपोर्ट को ही लेकर के है, थोड़ा इसको भी ध्यान से समझने की कोशिश करिए, इससे भी आपको हिंट मिल जाएगा हमारे प्रिंसिपल को समझने के लिए। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर तीन तरह के बच्चे हैं जो किसी पेड़ से फ्रूट तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, एंड जो सपोर्ट उन सबको मिला है वो सब बिल्कुल बराबर मिला है, बट उसका एंड रिजल्ट क्या दिख रहा है कि ये तोड़ पा रहे हैं फल, ये कोशिश कर रहे हैं बट एक जंप से पहुंच भी जाएंगे, बट इनकी हम बात करें तो पॉसिबल नहीं लगता है ना। लेकिन अगर हम दूसरे इमेज की बात करते हैं जो उसके बगल में दिया गया है, उसमें आप देख पा रहे हो कि सबकी हाइट बिल्कुल बराबर हो गई है ना। बट क्यों हो गए, क्योंकि उनका जो सपोर्ट दिया गया है वो अकॉर्डिंग टू देयर हाइट दिया गया है, सो दैट कि सभी लोग आराम से फ्रूट के हाइट तक पहुंच सके। और इसी बारे में लिखा हुआ है इक्वालिटी डजेंट मीन इक्विटी, ठीक है। और आते हैं फाइनली अपने कंक्लूजन की तरफ कि कौन सा प्रिंसिपल है आज का हमारा पहला प्रिंसिपल, तो इट इज़ प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी और इक्वालिटी। आप सभी को ये बाहुबली मूवी का एक काफ़ी ही इंटरेस्टिंग एक सीन याद होगा। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, पीपल मिसट्रीटिंग अ गर्ल गेट्स हिज हेड चॉप्ड ऑफ, नाउ दिस दैट्स इक्वालिटी। सभी को याद होगा ये सीन, डायलॉग भी सबको बल्कि याद होंगे। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इक्वालिटी और इक्विटी। सो विद दिस पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन चलिए बढ़ते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की तरफ। सो आज का हमारा पहला प्रिंसिपल, बट सीरीज़ वाइज इट इज़ 11th प्रिंसिपल, और आज के इस प्रिंसिपल से पहले के 10 प्रिंसिपल आपको जानने हैं, अच्छे से देखने हैं, तो प्लीज़ गो टू माय प्रीवियस पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। आप सभी को वहाँ पर इंटरेस्टिंग वे में याद रखने के ट्रिक्स भी मिलेंगे, एज वेल एज अ वेरी गुड एक्सप्लेनेशन फॉर ऑल द प्रिंसिपल्स। सो बढ़ते हैं आज के अपने इस प्रिंसिपल के एक्सप्लेनेशन की तरफ। देखिए क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द मैनेजर शुड ट्रीट देयर सबॉर्डिनेट्स एज फेयरली एज पॉसिबल सो दैट दे डेवलप अ फीलिंग ऑफ डेडिकेशन फॉर देयर वर्क। तो जैसा कहा गया है कि एक मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट को उस तरीके से ट्रीट करे, उस फेयर वे में ट्रीट करे, जिससे कि उसके अंदर एक फीलिंग डेवलप हो सके, और वो फीलिंग कौन सा है, अपने वर्क, अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ डेडिकेशन का, ठीक है। और वो हमने पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन में देख लिया सारी बातें। एंड लेट्स मूव ऑन टू द एग्जांपल। जैसे कि मैंने हर एक पार्ट में अपने हर एक प्रिंसिपल्स के लिए एग्जांपल सेट किए हैं, वैसा ही इसमें भी रखते हैं। सो इसके लिए मैंने 2 एग्जांपल्स लिए हैं सो दैट कि आप लोगों को बेटर वे में समझ में आ सके। पहला है, मानस वर्क्स एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर इन एन IT कंपनी। हिज टीम कंप्राइजेज ऑफ 8 पीपल्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट नेशनैलिटीज। तो मानस एक प्रोजेक्ट मैनेजर है किसी IT कंपनी में, और उसके टीम में 8 डिफरेंट पीपल्स हैं जो कि डिफरेंट नेशनैलिटीज़ को बिलोंग करते हैं। वाइल डीलिंग विथ हिज टीम मेंबर्स
he ensures that he never discriminate among them on the basis of their nationality, gender, etc. तो वो हमेशा कोशिश करते हैं कि जब वो अपनी टीम के साथ डील कर रहे हो, कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू पॉइंट पर बात कर रहे हो, कोई भी एक्टिविटी हो रही हो, डिसीजंस चल रहे हो, तो उस समय वो कोशिश करते हैं कि वो कभी भी डिस्क्रिमिनेट ना करें उन सभी अपने 8 मेंबर्स के बीच में, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर नेशनैलिटी एंड जेंडर एट्सेट्रा. ठीक है. सो दिस इज अ पॉजिटिव एग्जाम्पल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, वो यहाँ फॉलो कर रहे हैं. बट इन द सेकेंड एग्जाम्पल, a laborer completes 10 units of goods in a day. Another laborer, who happens to be a relative of the superior, completes 8 units, but both get equal remuneration to this. This violates the principle of equity. तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि एक वर्कर है वो 10 यूनिट प्रोड्यूस करता है और दूसरा 8, बट जो 8 प्रोड्यूस करता है वो रिलेटिव है सुपीरियर का, इसीलिए इन दोनों को सेम अमाउंट ऑफ रेमुनरेशन मिलता है. बट अब अगर हम बात करें वर्क एफिशिएंसी को लेकर, तो ये ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको ज़्यादा मिलना चाहिए, और ये कम कर रहा है तो इसे कम मिलना चाहिए. बट दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी हैपन इन दैट ऑर्गेनाइजेशन. जैसा हम एग्जांपल में देख पा रहे हैं, ये सुपीरियर का रिलेटिव लगता है, इसीलिए इसको कम प्रोडक्शन के बाद भी इक्वल रेमुनरेशन मिल रहा है इसके बराबर. तो क्या ये इक्विटी है? नहीं, बिल्कुल नहीं. दिस इज द वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी. सो लेट्स मूव ऑन टू द पॉजिटिव एंड वायलेटिंग इफेक्ट. सो पॉजिटिव इफेक्ट, फर्स्ट वन, द एम्प्लॉयज रिमेन सेटिस्फाइड, क्योंकि आपको अगर इक्विटी मिलेगी ऑर्गेनाइजेशन में तो डेफिनेटली आप सेटिस्फाइड रहोगे. इंक्रीजेज इन द सेंस ऑफ डिवोशन, एंड डेफिनेटली आपको डिवोशन की एक फीलिंग डेवलप होगी टुवर्ड द ऑर्गेनाइजेशन एंड योर वर्क. स्किल्ड एम्प्लॉय ट्राई टू इम्प्रूव अपॉन देयर स्किल्स, एंड वो जानते हैं कि हमारे स्किल्स की वजह से ही हमको इक्विटी मिल रही है, तो इसलिए वो अपने स्किल्स को और भी इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करेंगे. एंड अनस्किल्ड एम्प्लॉयज़ ट्राई टू अचीव सम स्किल, और जिनको मालूम है कि हम उनसे कम पेमेंट क्यों पा रहे हैं, क्योंकि हम उनके बराबर वर्क नहीं कर रहे हैं, दैट्स वाई दे वॉन्ट टू इम्प्रूव देयर स्किल्स इक्वल टू द स्किल्ड एम्प्लॉयज़. नाउ सम वायलेटिंग इफेक्ट, अगर आप इक्विटी नहीं करते हो अपने प्रिंसिपल या ऑर्गेनाइजेशन में, देन क्या आपको नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे. क्रिएट्स डिससेटिस्फैक्शन फॉर द स्किल्ड वर्कर्स. स्किल्ड वर्कर्स लूज कॉन्फिडेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि आपको पता होगा कि भाई आप काम ज़्यादा अच्छा करोगे, फिर भी आपको बराबर ही पैसा मिल रहा है उसके जो आपसे कम काम कर पा रहा है. देन डिक्लाइन इन द एफिशिएंसी ऑफ द स्किल्ड वर्कर्स, एंड डेफिनेटली अगर आप स्किल्ड वर्कर हो तो आपको बुरा लगेगा, आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, तो दैट विल अफेक्ट नेगेटिवली ऑन योर एफिशिएंसी. एंड देन इंक्रीज इन द केयरलेसनेस ऑफ द अनस्किल्ड वर्कर्स, और जो अनस्किल्ड वर्कर्स होंगे उनको पता होगा कि भाई हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हम ज़्यादा वर्क करें या कम वर्क करें, हमें इक्वल अमाउंट ऑफ रेमुनरेशन तो मिलना ही है, तो ये केयरलेसनेस को इंक्रीज करेगा. सो ये था आज का हमारा पहला प्रिंसिपल. लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड प्रिंसिपल, एंड अगेन कुछ पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन, एंड जिससे आप लोग समझ सकोगे, गेसिंग कर सकोगे. ये आप देख पा रहे हैं, ये एक न्यूज़ चैनल का एक फ्लैश है, ब्रेकिंग न्यूज़ है, जो अक्सर हम लोग देखते हैं, हर एक फ्रिक्वेंटली मंथ में हमें देखने को सुनने को मिलता है किसी न किसी स्टेट में. जैसा आप देख पा रहे हैं, 11 IAS ऑफिसर्स ऑफ हरियाणा ट्रांसफर्ड, है ना. ये सुनने को मिलता ही रहता है अक्सर किसी न किसी केयरलेसनेस को लेकर के. बट इससे हमारे फ्यूल के किस प्रिंसिपल की तरफ इशारा है, ज़रा वो पिक करने की कोशिश करिएगा. नाउ देखिए, अगर भाई उनको आप ट्रांसफ़र करोगे तो कुछ इस तरह की प्रॉब्लम हम सभी को होती है ना. ट्रांसफ़र मतलब घर लेकर, एक्चुअली हम ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, लेकिन हमें बर्डन कुछ ऐसा ही बनता है जैसे हम घर लेकर के कहीं शिफ्ट होने जा रहे हैं, है ना. देन उसके बाद आप ये देखिए एक और इमेज, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि एक किक किया जा रहा है किसी एम्प्लॉय को. डेफिनेटली ये किक किसका होगा, हमारे बॉस का होगा. एंड देन ये है हमारा आज का सेकंड प्रिंसिपल. जैसा आप फिर देख पा रहे हैं कि ये हमारे बाहुबली मूवी की एक इमेज है, एंड द नेम ऑफ द प्रिंसिपल इज स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर. अब देखिए क्या लिखा है इस इमेज के साथ एक डायलॉग बॉक्स में. माई किंगडम दैट इज़ माई जॉब इज़ अनसिक्योर, आई क्विट. तो मेरी जॉब अनसिक्योर, इसलिए मैं जॉब छोड़ रहा हूँ या छोड़ रही हूँ. ओ वेट, गॉट टू सेव द किड. ठीक है, तो ये है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, आज का सेकंड प्रिंसिपल. एंड सीक्वेंस वाइज इट इज़ 12th प्रिंसिपल, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल एंड या फिर स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर. So, according to this principle, there should be a stability of tenure of the employees so that the work continues efficiently. तो tenure का मतलब जानते हो, तो जो हमारे स्टाफ है, वर्किंग स्टाफ है, उनका जो टेन्योर है, उनका जो लाइफ टाइम है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, वर्किंग ड्यूरेशन है, वो एक स्टेबल फॉर्म में होना चाहिए, सो दैट कि उनका वर्क एक एफिशिएंट वे में चल सके. देन एग्जाम्पल्स आइए समझते हैं.
Mahesh joined a company and within a year of joining he decided to quit the job. ऐसा आप सभी ने बहुत सुना होगा कि आपके भी पेरेंट्स में, आपके फ्रेंड सर्कल में, या फ्यूचर में कभी आपको भी ऐसा शायद सामना करना पड़े कि आप बहुत कम टाइम के साथ ज्वाइनिंग करने के बाद आप अपने उस वर्क को, अपनी कंपनी को छोड़ देते हैं, क्विट कर देते हैं, रिज़ाइन दे देते हैं. बट इस एग्जाम्पल में महेश ने ऐसा क्यों किया, हम जरा वो जानते हैं. द रीज़न वॉज ड्यू टू द फ्रस्ट्रेशन दैट ही फेल्ट फॉर बीइंग शिफ्टेड 5 times विद इन दिस ईयर. तो इसी एक साल में वो उसको 5 बार शिफ्ट किया, फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर और वन डिपार्टमेंट टू अनदर, एंड समटाइम्स विद इन द सेम डिपार्टमेंट. नाउ जस्ट थिंक अपॉन कि इफ़ यू आर महेश, अगर आपके साथ सेम ट्रीटमेंट होगा कि आपको फ्रिक्वेंटली एक साल में 5 बार शिफ्ट किया गया, कभी एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच, तो कभी एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, तो कभी एक ही डिपार्टमेंट में अलग अलग पोस्ट पर, तो क्या आप अपने वर्क को एफिशिएंटली कर पाओगे, या आप वहाँ पर वर्क करना चाहोगे जहाँ पर आपके वर्क का, आपके जॉब का कोई भी स्टेबिलिटी ही नहीं है? नो, बिल्कुल नहीं. तो आइए देखते हैं कुछ पॉजिटिव और कुछ वायलेटिंग इफेक्ट. तो पॉजिटिव है, इंक्रीजेज इन द कॉन्फिडेंस ऑफ द एम्प्लॉय. सो आप अगर परमानेंटली वहाँ वर्क करते हैं, आपका स्टेबिलिटी रहता है 10 ईयर में, तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा. इंक्रीजेज इन द रेपुटेशन ऑफ द कंपनी. एंड आपको पता होना चाहिए कि जब एक एम्प्लॉय हमारे फर्म को छोड़कर जाता है तो दैट इज कॉल्ड टर्नओवर ऑफ द एम्प्लॉय. और जितना हाई टर्नओवर किसी भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का होता है तो दैट विल हार्म टू द रेपुटेशन ऑफ द कंपनी. दैट्स वाई अगर ड्यू टू दिस प्रिंसिपल एम्प्लॉयज़ नहीं छोड़कर जाते हैं हमारे कंपनी को, दैट विल इंक्रीज द रेपुटेशन ऑफ द कंपनी. देन लेस एक्सपेंडिचर ट्रेनिंग, क्योंकि आपका पुराना स्टाफ छोड़कर आपको जाएगा नहीं, नए स्टाफ को आने की जरूरत ही नहीं है. दैट मीन्स कि आपके पुराने स्टाफ ऑलरेडी स्किल्डफुल होंगे, ऑलरेडी दे आर अवेयर अबाउट द वर्किंग कंडीशन एंड एटमॉस्फेयर. सो हमें बहुत कम ही खर्च करना पड़ेगा रिगार्डिंग ऑन देयर ट्रेनिंग, और दैट विल सेव सम मनी फॉर द कंपनी. देन सम वायलेटिंग इफेक्ट्स, एन एटमॉस्फेयर ऑफ डिसबिलीव फॉर द एम्प्लॉयज़. तो डेफिनेटली उनको भरोसा ही नहीं रहेगा कि हमारे तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, जब मर्जी करता कहीं भी शिफ्ट कर देते हैं. तो दैट विल इंक्रीज द डिससेटिस्फैक्शन इन द एम्प्लॉयज़. देन डिक्लाइन इन द रेपुटेशन ऑफ द कंपनी. एंड डेफिनेटली जिस तरह पिछले एग्जाम्पल में महेश ने छोड़ा ऑर्गेनाइजेशन, वैसे ही कई एम्प्लॉयज़ छोड़ेंगे, एंड दैट विल इंक्रीज द एम्प्लॉयज़ टर्न ओवर, एंड दैट विल हार्म द रेपुटेशन ऑफ द कंपनी. गुड वर्कर्स मे लीव द कंपनी. एंड डेफिनेटली जो गुड वर्कर्स होते हैं वो डिज़र्व करते हैं सम रेस्पेक्ट, और इसलिए वो चाहते हैं कि उनका जो टेन्योर है वो स्टेबल रहे. और अगर उनको वो स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी तो डेफिनेटली वो छोड़कर जाएंगे और कहीं बेहतर जगह जाएंगे. तो दैट मीन्स आपके ऑर्गेनाइजेशन से एक गुड वर्कर चला जाएगा. एंड हैवी रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग एक्सपेंसेस. तो आप समझ के चलिए, आपके एक साल में ऐसे ही एम्प्लॉयज़ आएंगे जाएंगे फिर छोड़ते रहेंगे, तो आपका जो रिक्रूटमेंट एक्सपेंस है वो बढ़ता रहेगा, एज वेल एज ट्रेनिंग टू द न्यू स्टाफ, ये भी बढ़ता रहेगा. तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर द कंपनी. सो आइए बढ़ते हैं अपने थर्ड प्रिंसिपल की तरफ. सो अगेन एक क्लू है पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन के साथ. आपको समझना है कि हमारे फ्यूल के प्रिंसिपल में से कौन सा प्रिंसिपल है. कुछ आइडिया लगाइए आप, दिमाग की बत्ती जैसे कहते हैं ना, जलाइए आप. देखिए अब यहाँ पे इस पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे कि कुछ वाइट कलर से एम्प्लॉयज़ या एक ग्रुप ऑफ पीपल खड़े हैं, बट एक रेड कलर में है जो कि उस ग्रुप से अलग बाहर निकल के आ रहा है. बट वाई, कुछ कनेक्शन करने की कोशिश करिए पिक से, आपको डेफिनेटली आप गेस कर पाओगे कौन सा प्रिंसिपल है. और आप यहाँ देखिए एक ग्रुप ऑफ पीपल है, इसमें किसी एक के पास आप देख रहे हो बल्ब जल रहा है. दैट मीन्स कि जैसे आपने देखा होगा मेंटॉस का दिमाग की बत्ती जलाओ, है ना, वैसा ही कुछ. एंड फिर एक और देख रहे हैं आप, समथिंग लाइक अ मीटिंग और क्लासरूम. और क्लास तो नहीं कह सकते, मीटिंग ही है, बिकॉज ऑल सीम्स टू बी द वर्किंग स्टाफ और एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी. और यहाँ पे सब अपने हैंड रेज कर रहे हैं, और ज़रूर ये एक्सप्रेशन है कि हाँ आई नो दैट क्लू और आंसर, है ना. तो अगेन दैट इज़ द इंडिकेशन टू द प्रिंसिपल. एंड फाइनली वी गॉट दिस क्लू. ये है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, ठीक है. और आपको ये इमेज अच्छे से बहुत सबको याद होगा बाहुबली मूवी का, जैसा हमेशा हमने अपने पिछले पार्ट में यूज़ किया है बाहुबली मूवी के सीन्स को, वैसे ही मैंने इसमें फिर से एक बार लिया. नाउ देखिए क्या स्टेटमेंट लिखा है डायलॉग बॉक्स में. आई एम येट टू नो अबाउट माई एंसेस्टर, ये बाहुबली का डायलॉग है, बट आई गॉट अ टेक इनिशिएटिव टू चॉप हिज हेड. ओके, तो ये हो गया हमारा इनिशिएटिव प्रिंसिपल्स को लेकर पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एक्सप्लेनेशन पार्ट. It is 13th principle, but today's third principle. Now, according to this principle, employees in the organization must be given an opportunity in making and executing plans. तो however हम सभी जानते हैं कि
प्लान को एग्जीक्यूट करना, प्लान को बनाना, ये सब मिडिल एंड टॉप लेवल का काम होता है। बट एम्प्लॉयज़ को भी अगर हम मौका देते हैं तो डेफिनेटली हम जानते हैं कि उस ग्रुप ऑफ पीपल में जो स्टाफ का, वर्किंग स्टाफ का हमारा एक ग्रुप होता है, उसमें who never knows कि किस तरह के क्रिएटिव आइडिया सामने आ जाए, एंड दैट विल बी वेरी गुड आइडिया फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स एफिशिएंटली। तो इसीलिए हमें मौका देना चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ को कि डिसीजन मेकिंग एंड प्लान मेकिंग एंड प्लान के एग्जीक्यूटिंग्स में उनको भी हम इंक्लूड करें। नाउ एग्जाम्पल, बिफोर सेटिंग अप अ प्लान द मैनेजर मस्ट वेलकम द सजेशंस एंड आइडियाज़ ऑफ द एम्प्लॉयज़। अब मालूम चला कि आपने प्लान को इम्प्लीमेंट कर दिया, उसके बाद कोई सजेशन दे और आप उसके सजेशन को सुनेंगे तो डेफिनेटली आपका जो प्लान है वो कहीं ना कहीं कॉस्टली हो जाएगा। आप पहले से ही प्लान इम्प्लीमेंट कर चुके हो, फिर बीच में अल्टर करोगे उसको, तो इससे पहले कि आप उसको इम्प्लीमेंट करो, सेट कर दो, तो उससे पहले ही आप अपने एम्प्लॉय को सजेशन वेलकम आइडियाज़ को वेलकम करिए कि हाँ आप भी अपने आइडियाज़ को दीजिए हमें, सो दैट कि हम उससे कुछ बेनिफिट्स ले सकें। तो to allow their maximum participation, but once the plan is made, every employee must follow it and implement it। तो आप देख पा रहे हैं कि एम्प्लॉयज़ के आइडियाज़ एंड सजेशंस को वेलकम की बात कर रहे हैं मैनेजर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ साथ ये भी कहा है मैक्सिमम पार्टिसिपेशन की कोशिश करें, और साथ में ये भी कहा है कि जब एक बार वो प्लान इम्प्लीमेंट हो जाए तो उसको सभी लोग फॉलो भी करें। ठीक है, so let's move on to the positive effect of this principle, increases in the thinking power of the employees। डेफिनेटली आपको भी कोई कहेगा कि चलो नेशन बिल्डिंग की तरफ आप भी अपने कुछ आइडियाज़ दीजिए, या जैसे कोरोना वायरस का इस समय चल रहा है पेंडेमिक, तो आपसे कोई कहे कि जस्ट आप भी अपने कोई व्यूज़ दीजिए कि किस तरह से हम कोरोना वायरस को रोक सकते हैं, इसके स्प्रेड को रोक सकते हैं, तो आप भी कुछ बेहतरीन क्रिएटिव आइडिया दे सकते हो। तो डेफिनेटली इट इंक्रीज द थिंकिंग पावर ऑफ द एम्प्लॉयज़। कॉर्पोरेशन ऑफ द एम्प्लॉयज़ इन इम्प्लीमेंटिंग डिसीजन। तो कॉपरेशन मिलता है आपके एम्प्लॉयज़ का डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने में। इंक्रीज इन द सेंस ऑफ अटैचमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन, एंड फ्यू वायलेटिंग इफेक्ट्स, डिक्लाइनिंग इन द थिंकिंग पावर ऑफ द एम्प्लॉय। तो अगर आप उनको अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे तो इसका मतलब होगा कि उनकी जो थिंकिंग पावर है वो बिल्कुल ख़त्म सी हो जाएगी। एटमॉस्फेयर ऑफ नॉन कोऑपरेशन, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि भाई हमसे तो कोई सलाह लेता ही नहीं है, हमारे कोई थिंकिंग या थॉट का कोई मतलब ही नहीं है, तो हम कोऑपरेशन नहीं करना चाहेंगे, ऐसी फीलिंग हमें आएगी। डिक्लाइन इन द एम्प्लॉयज़ अटैचमेंट टू द कंपनी, तो सेंस ऑफ अटैचमेंट कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो जाएगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट प्रिंसिपल गिवन बाय हेनरी फ्योल। आई नो दैट कि आप सभी को नाम मालूम है अच्छे से, बट स्टिल पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन से आप गेस करने की कोशिश करें। आप अक्सर इस तरह के, हम सभी लोग किसी ना किसी स्पोर्ट्स में या कहीं पर इस तरह के इमेजेस को हम रियलिटी में करते हुए देखे जाते हैं ना, हाई फाई जिसको हम कहते हैं, ऐसा हम करते हुए देखते हैं खुद को। तो इससे भी आपको हिंट मिल रहा होगा। नाउ इसमें देखिए क्या दिख रहा है आपको। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कुछ बल्कि एक टीम है, ये जैसा आप देख पा रहे एक टीम है, उन सभी ने मिलाकर एक की ले रखा है, और सामने आपको जैसा दिख रहा है कि एक की होल है जिसमें कि उसको लगाया जाएगा, एंड देन उसके बाद हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा, है ना। तो दैट इज़ नॉट अ सिंगल, द टारगेट अचीवमेंट इज़ नॉट अ वर्क ऑफ सिंगल इंडिविजुअल, ये टीम के साथ होता है ना। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इमेज। So proud to be an Indian and proud to be Indians, proud on the Indian soldiers। ये सभी इमेज सभी को याद होगा, कारगिल का है, और जीतने के बाद एक रियल इमेज है। हम सभी ने इसको मूवी के फॉर्म में भी एंजॉय किया, थ्रिल्ड भी हुए हैं, और देख कर समझ में आता है कैसे हमारे जो इंडियन आर्मी है एक टीम के साथ लड़ती है, तब जाकर के एक विक्ट्री हासिल होती है ना। तो ये भी एक टीम स्पिरिट को शो करता हुआ इमेज है। एंड फाइनली दिस इज़ द नेम ऑफ टुडेज लास्ट प्रिंसिपल, दैट इज स्पिरिट डी कॉर्प्स। आप सभी ने अगेन बाहुबली मूवी में ये पूरा देखा होगा सीन, इतनी बड़ी सेना है ना। तो लिखा है यूनिटी इज स्ट्रेंथ, वाओ लुक एट द आर्मी, है ना। तो आपकी जो स्ट्रेंथ है वो आपकी यूनिटी ही है, आपका टीम स्पिरिट ही है, तो दैट इज कॉल्ड स्पिरिट डी कॉर्प्स। सो लेट्स मूव टू द एक्सप्लेनेशन पार्ट। So it is the last principle given by Henry Ford. As per the principle, a manager should continuously make efforts to develop team spirit among the subordinate। तो एक मैनेजर के तौर पर आप कोशिश करते रहिए लगातार कि आपके सबॉर्डिनेट्स के साथ आपका एक टीम स्पिरिट डेवलप हो सके। टू डू दिस, और कैसे करना चाहिए ये भी फ्यूल ने सजेस्ट किया है, ही और शी शुड यूज द वर्ड वी इंस्टेड ऑफ आई। ध्यान देने वाली बात, वी इंस्टेड ऑफ आई, मतलब मैं के जगह हम यूज करना ज़्यादा अच्छा होगा ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन विथ द सबऑर्डिनेट्स। जैसा
आपने सुना भी होगा, किसी न किसी ऐड में देखा होगा कि कहते हैं कि सिर्फ मैं कर सकता हूँ, ये मेरा घमंड है और हम सब कर सकते हैं, तो ये मेरा एक टीम स्पिरिट डेवलप करने की तरफ एक इनिशिएटिव होगा। ठीक है, तो आइए एग्जांपल लेते हैं। A manager should always says that we will do this work instead of I will do it. मैनेजर को हमेशा अपने सबॉर्डिनेट को ये कहना चाहिए कि हम करेंगे ये काम, मैं नहीं करूँगा, हम करेंगे। दिस बिहेवियर ऑफ द मैनेजर विल कीप अलाइव द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन अमंग द सबॉर्डिनेट्स। आप देखते होंगे जब भी एक टीम जीतती है, जैसे क्रिकेट, इंडियन क्रिकेट की हम बात करें, वी ऑल आर द बिग फैन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, और जब एक बड़ा कोई सक्सेस हमारे हाथ लगता है लाइक अ वर्ल्ड कप, तो क्या कहते हो आप कि किसी एक प्लेयर ने उस वर्ल्ड कप को जिताया, किसी एक मैच को जिताया? नहीं, हम हमेशा कहते हैं कि दिस इज़ अ टीम स्पिरिट, टीम एफर्ट है जिसने कि उस टीम को यूनाइट किया और जिताया है ना। तो यही है हमारा स्पिरिट डी कॉर्प्स। हमेशा हमको वी कह करके अपनी टीम को सपोर्ट करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, ना कि आई कहकर। तो दैट इज़ द पार्ट ऑफ मैनेजर फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू। हमें हमेशा वी कह करके टीम को सिंबलाइज करना चाहिए, ना कि आई कहकर। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द पॉजिटिव एंड वैल्यूटिंग इफेक्ट्स। पॉजिटिव इफेक्ट में मोटिवेशन टू द वर्क विथ टीम स्पिरिट, ईजी टू अचीव ऑब्जेक्टिव, एंड डेफिनेटली जब आपकी सारी टीम के सारे मेंबर्स जो हैं एक साथ टीम स्पिरिट में लग जाएंगे, चलेंगे, तो डेफिनेटली आपके लिए टारगेट को अचीव करना बड़ा ईजी हो जाएगा। स्वीट रिलेशनशिप, एंड डेफिनेटली इट इज़ अ गुड एडवांटेज ऑफ फॉलोइंग दिस प्रिंसिपल। एंड वॉलेटिंग इफेक्ट्स में आते हैं किल्स टीम स्पिरिट। नाउ थिंक अपॉन कि आपकी प्लेइंग 11 जो है, आपकी टीम है क्रिकेट की, जो आपके टीम में फूट पड़ गई है, उनमें टीम स्पिरिट ही नहीं रह गई है, तो जिसको जो मन में आ रहा है वो कर रहा है, तो इन दैट केस क्या आपकी टीम जीतेगी? बिल्कुल नहीं, वो अपने ही अंदर के प्लेयर से हार जाएगी, एंड फाइनली मैच तो हारना ही है। देन डिफिकल्टी इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, एंड डेफिनेटली जब आपका टीम ही नहीं रहेगा, स्पिरिट ऑफ टीमनेस ही नहीं रहेगा आपके टीम में मेंबर्स में, तो आप टारगेट को अचीव कर नहीं पाओगे, डिफिकल्टी होंगी। एंड बिटरनेस इन रिलेशनशिप, और डेफिनेटली आपका स्वीट रिलेशनशिप नहीं हो पाएगा। सो ये सब थे हमारे आज के 14 प्रिंसिपल्स गिवन बाय हेनरी फेयोल, और इसके पहले 3 पार्ट्स हमने और डिस्कस किए हैं, जिसमें कि हमने पिछले 10 प्रिंसिपल्स को और भी एक्सप्लेनेशन दिए हैं, बिल्कुल इसी वे में कि एक पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन एंड फॉलोड बाय द फ्यू एक्सप्लेनेशन पार्ट। और इसी के साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट को पढ़ेंगे। सो लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट, एंड टिल देन मैं सभी से एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के पास, अपने कॉन्टैक्ट्स में सभी को, और बेल आइकन को जरूर से ज़रूर प्रेस करिए, सो दैट कि मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू, बाय बाय।